नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे मेघालय से। दरअसल मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव है और ऐसे में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो जारी किया है। क्या कुछ मैनिफेस्टो में रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मेघालय के अंदर घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार दोबारा से रिपीट होने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, तो उसको देखते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि भारतीय 7वां वेतन आयोग भी यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारियों की सैलरी को लेकर यहाँ बातचीत चलती थी कि उनको सुनिश्चित की जाएगी, समय पे सही समय पर दिया जाएगा, तो उसी को देखते हुए आज भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जिस तरीके से सैलरी और तमाम किसानों के बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने के बाद तमाम मुद्दों पर इस पर बातचीत की जाएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई योजना का ऐलान किया गया है। नड्डा ने कहा है कि राज्य में बेटी के पैदा होने पर सरकार परिवार को 50,000 रुपये का बोनस देगी और बेटियों की किंडरगार्टन को लेकर भी पेरेस्ट तक की पढ़ाई की भीड़ उठाएगी। इसी अलावा सरकार विधवा महिला को सिंगल मदर्स के लिए 24,000 रुपये सालाना की मदद के लिए योजना शुरू करेगी ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की मदद की जा सके। वहीं नड्डा ने किसानों और परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में 2,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 2 एलपीजी सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय का घोषणा पत्र जारी किया था। तो घोषणा पत्र में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिस किसानों की मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई और कहा गया कि जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर भी जो है घरों में दिए जाएंगे और महिलाओं के लिए जो है 50,000 रुपये का जो बच्चे लड़की होती है उसके लिए जो है महिला योजना का जो पूरी तरीके से यहाँ पर सुविधा दी जाएगी और तमाम बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर जेपी नड्डा ने आज गिनाए थे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। त्रिपुरा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और इस बीच अब सबकी निगाहें टिकी हैं तो गुरुवार को होने वाले चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरी तरह से थम चुका है। गुरुवार को मतदान होना है। प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है, लेकिन राज्य में बदले हुए समीकरण बीजेपी के लिए रास्ते को और मुश्किल कर रहे हैं। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। त्रिपुरा के शाही वंश के उत्तराधिकारी प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मन की नई पार्टी त्रिपुरा मोथा पहली बार चुनावी मैदान में है। इस तरह बीजेपी के सामने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से लेकर त्रिपुरा मोथा और टीएमसी चुनौती खड़ी कर दी है। त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटों के लिए 259 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव में उतरी है। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस लेफ्ट में सीटों पर समझौते के तहत वाम मोर्चा 43 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय को समर्थन दिया है। तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं है। बीजेपी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा क्या त्रिपुरा में दोनों फिर से सत्ता में वापसी कर पाती हैं या फिर कांग्रेस और लेफ्ट यहां पर अपनी धाक जमा पाते हैं। कैमरामैन निकी के साथ मैं बीबीसी के मुंबई दफ्तर में आज भी आईटी विभाग की रेड जारी रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। बीबीसी की नई दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आईटी की कार्रवाई जा रही है। बता दें कि कल यानी मंगलवार से आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 19-20 घंटे से आईटी लगातार सर्वे कर रही है। बता दें कि बीसीसी पर इंटरनेशनल टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है, जिसके एवज में आईटी की टीम बीबीसी के दफ्तर में छानबीन कर रही है। वहीं इस बीच बीबीसी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीबीसी कह रही है कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं जांच में और यह सो कॉल्ड सर्वे में। वहीं बता दें कि बीबीसी ने यह कहा है कि हम अपनी ऑडियंस को निष्पक्षता से खबरें दिखाते रहेंगे, हमारा ये कर्तव्य है। फिलहाल इस मामले पर विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला है, यानी मोदी गवर्नमेंट लगातार विपक्ष को जो सवाल खड़े कर रही है या फिर पत्रकारिता संस्थान जो सवाल खड़े कर रही है उसको हमला कर रही है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस।
अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की आज सदस्यता रद्द कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इससे पहले आजम खान व अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद आज अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है पूरी तरह से। रामपुर की स्वर विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम खान ने जीत दर्ज कराई थी समाजवादी पार्टी से। उसके बाद से उनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामला चल रहा था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, उसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले सजा सुनाई 2 साल की। उसके बाद आज जो एक फैसला आया है वो बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब्दुल्ला आजम खान की पूरी तरह से सदस्यता रद्द कर दी गई है और जो स्वर विधानसभा सीट है उसको भी रिक्त घोषित कर दिया है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। श्रद्धा हत्याकांड, दिल्ली कांझावाला कांड और उसके बाद अब निक्की हत्याकांड से राजधानी दिल्ली दहल गई है। इस खबर की पूरी पड़ताल की है हमारे सहयोगी धीर राजपूत ने। श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात दिल्ली में देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीरी गैस आईएसबीटी के पास एक और वारदात देखने को मिली है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जो है हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि इनका काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था, जिसके बाद अब जो है उसके बाद प्रेमी कहीं और शादी करने वाला था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसके बाद जो है दोनों में, प्रेमी प्रेमिका में जो है झगड़ा होता है और उसके बाद जो है उसकी जो हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि थाना हरदास नगर का है और जहां पर साहिल गहलोत नाम के एक युवक ने जो है अपनी प्रेमिका जो है निक्की यादव की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि 2018 से दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद जो है दोनों के बीच में शादी को लेकर के भी काफ़ी बहस हुई। वहीं बताया जा रहा है कि प्रेमिका जो थी वो साहिल के साथ जो है गोवा जाना चाहती थी घूमने के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जो है शादी करना चाहते थे। लेकिन वहीं साहिल के जो परिजन थे वो उसकी शादी को कहीं और तय कर देते हैं और उसकी जो शादी के 4 दिन बाद जो है उसकी डेड बॉडी, उसकी प्रेमिका की डेड बॉडी जो है मिलती है और उसके बाद जो है पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुट जाती है। वहीं पुलिस को पता चलता है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो एक ढाबे में रखे हुए एक फ्रिज के अंदर से मिलती है, जहां पर पुलिस जब पहुंचती है तो वो उसकी पूरी तहकीकात करती है और पता चलता है कि उसकी जो हत्या है वो साहिल ने की है। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तुर्की सीरिया में आए विध्वंसक भूकंप की वजह से अब तक 41,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इस खबर की पड़ताल की है हमारी सहयोगी पूजा झा ने। सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में हजारों घर बर्बाद हो गए, लाखों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 40,000 से ज्यादा मौत हो गई है इस भूकंप के चलते तुर्की और सीरिया में 40,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। दोनों देशों में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे से अभी भी शवों के निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूकंप को आए इतने दिन बीत गए हैं, अब मलबे में से जिंदा लोगों के निकलने की उम्मीद कम होती जा रही है। धीरे धीरे ये उम्मीद खत्म होती जा रही है। शवों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। 40,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हजारों जो घर हैं, जो जिंदा बचे लोग हैं, इस भूकंप में जो जिंदा बच गए हैं लोग, वो बेघर हो गए हैं। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, घर तहस नहस हो गया है, परिवार उजड़ गए हैं। कितनों ने अपने अपनों को खो दिया, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं इस भूकंप में। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बंद होने जा रहा है। तुर्की में हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत ने भी मदद के लिए सेना, एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी गई है दोनों देशों को, ताकि इस मुश्किल घड़ी में लोगों की कुछ मदद हो सके। वहीं इस भूकंप के चलते जो तबाही मची है, ऐसे में कई सारे देश दोनों देशों की मदद के लिए आगे आए हैं। सभी ने बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है। इसके अलावा जिस भी तरीके की मदद चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, रेस्क्यू टीम हो, सेना की टीम हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर मदद के लिए भेजी है और वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरामैन निकी के साथ मैं
अमरोहा पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बीच अमरोहा पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है और खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के कालाखेड़ा मार्ग का है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया, जिसके बाद बाइक सवार युवक ने पुलिस को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम राशिद है, जिसकी टांग में गोली लगने से वह घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने बताते हुए कहा कि यह बदमाश हसनपुर में बीते दिनों सराफा मार्केट में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी वारदात को अंजाम देने में यह आरोपी ने मुख्य रोल निभाया था, जिसके बाद पुलिस ने आज इस सातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल पुलिस को बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायल सिपाही और बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने इसमें सारे मामले में विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हमीरपुर में वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमिका से प्रेमी मिलने नहीं आया तो क्या कुछ घटना घटी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। बीती रात एक घटना हुई हमीरपुर ज़िले में। पूरा मामला हमीरपुर ज़िले के मुस्कुरा के गारौली गांव का, जहां पर वैलेंटाइन डे के चलते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बुलाया। प्रेमिका नहीं पहुंचती प्रेमी पास, तो प्रेमी उसके घर जाकर पहले बुलाता है और कॉल करता है। कॉल करने के बाद प्रेमिका ने गेट नहीं खोला। इसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर फायर झोंका अवैध असलहे से। इसके बाद प्रेमी ने अपने ऊपर खुद ही फायर झोंक लिया। फायर झोंकने के बाद आनन फानन पर वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं वो उसको तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर लाते हैं और डॉक्टर उसको कानपुर के लिए रिफ़र करते हैं। रिफ़र करने के बाद कानपुर में उसका उपचार चल रहा है। जिस युवक की गोली लगी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। मामला पूरा क्या है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि युवक ने फायर क्यों किया और किस कारणवश किया। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना क्या सच में बड़ा मुश्किल हो गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय हुआ, एक समय था जब हरिद्वार में भी 2 केंद्रीय विद्यालय हुआ करते थे। समय के साथ एक केंद्रीय विद्यालय पहले ही बंद हो चुका है। अब ताज़ा मामला दूसरे जो शेष बचा है एक केंद्रीय विद्यालय, उसको भी बंद होने की कगार पर है, जिसको लेकर हरिद्वार में जो अभिभावक हैं उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया और उसके बाद भेल प्रशासन से भी उस स्कूल को बचाने की मांग की है। वहीं हरिद्वार सांसद से भी इस स्कूल को बचाने की मांग की है, बच्चों के भविष्य को बचाने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के द्वारा कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो नई कक्षाएं हैं, कक्षा 1, वहां पर एडमिशन बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे उस शेष बचे एक केंद्रीय विद्यालय को भी बंद कर दिया जाएगा। अभिभावकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि केंद्रीय विद्यालय जो शेष बचा है उसको वो किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। अब प्रशासन और बेचल इस पर क्या रुख लेता है, देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। रायबरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसका लोगों ने, ग्रामीणों ने विरोध किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। धर्म परिवर्तन जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लाख जतन प्रयास कर रही है, लेकिन समाज में ऐसी कुरीतियां लगातार सामने आ रही हैं कि लोगों को लालच व कुछ चंद पैसों के लिए उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लोग धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पूरे मामले की पड़ताल करने पर जो मामला निकलकर सामने आया है कि निचले स्तर के लोगों को ऐसे लोग जालसाज में फंसाकर इनको लालच देते हैं और झाड़ फूंक का बहाना करके इनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन रायबरेली जिले में लगातार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो निचला संगठन है वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है और उसके द्वारा ऐसे मामलों पर लगातार पुलिस को
सूचना दी जा रही है और यहाँ की पुलिस कार्यवाही भी कर रही है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले का आया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को पकड़कर अपने हवाले कर लिया है और उनसे जांच पड़ताल में लग गई है। तो लगातार ऐसे धर्म परिवर्तन के मामले जो हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है और स्थानीय प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। लेकिन जो इस तरह के समाज में अराजकता तो है, वो लोगों को कहीं न कहीं गलत अफवाह फैलाकर और चंद पैसों की लालच देकर लगातार धर्म परिवर्तन कराने लगे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता विवेक कुमार ने। जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली है। बताया जाता है कि सरकारी बस की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि सागंज कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज के समीप तेज रफ्तार सरकारी बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई और पुत्र को इलाज के लिए सागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख पुत्र को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। वहीं जिला चिकित्सालय ले जाते समय पुत्र ने भी दम तोड़ दिया है। हालांकि 2 मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला जो है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।